दोस्तों, हम पॉलिटी का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हमने भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया। उसके पश्चात अगला जो टॉपिक था उसमें हमने भारतीय संविधान में निहित विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरित होकर जो स्रोत ग्रहण किए हैं उनके बारे में हमने विस्तारपूर्वक चर्चा की। उसके पश्चात आगे हम देखते हैं भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां रखी गई हैं, शेड्यूल्स जिसको हम कहते हैं, उनके बारे में विस्तारपूर्वक हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले अब देखिए अनुसूचियां। अनुसूचियां अंग्रेजी में इसको शेड्यूल्स कहा जाता है। शेड्यूल्स अनुसूचियां देखिए दोस्तों, मूल संविधान में अनुसूचियां, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? जब हमारे देश का संविधान निर्धारित किया गया, बना, तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो इनकी संख्या थी 8। कितनी थी दोस्तों? 8 अनुसूचियां थी हमारे भारतीय संविधान में। जब हमारा भारतीय संविधान बना, उसके पश्चात लागू हुआ, तो कुल संख्या इनकी 8 थी। और बात करते हैं वर्तमान संविधान में। वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब संविधान का निर्माण हुआ तब अनुसूचियों की संख्या 8 थी, और वर्तमान तक जब हमारा देश 2020 की अवधि में पहुंच चुका है, तो इस समय अनुसूचियों की संख्या कुल 12 हो गई है। अब देखिए, जो अनुसूचियां 12 हैं इनका हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके बारे में अधिक से अधिक तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। प्रथम अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित। संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है पहली अनुसूची। संघ का मतलब केंद्र। संघ का मतलब क्या है दोस्तों? केंद्र, यानी पूरा का पूरा जो भारत है वो एक केंद्र है। क्या है? एक केंद्र है। और उसके अंदर जो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है देखिए, तो इसमें 28 तो राज्य आते हैं वर्तमान में, 8 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है पहली अनुसूची, और इसमें हम देख सकते हैं क्या क्या आता है। 28 राज्य। दोस्तों ध्यान होगा आपको, भारत में पहले 5 अगस्त 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे दोस्तों। और 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में बिल लेकर आए हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो विधेयक था उससे संबंधित। तो जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित करके संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा उसको दे दिया गया, जिसके प्रावधान 31 अक्टूबर 2019 को लागू हो गए दोस्तों। तो 29 में से एक कम करेंगे जम्मू कश्मीर, तो बच गए 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे। तो जम्मू कश्मीर के 2 भाग बना दिए गए। 2 भाग बनाने के पश्चात एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो गए।
तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर मैंने 8 लिख रखा है, तो ये बात है दिसंबर 2019 की, दिसंबर 2019 की। तो यहाँ पर एक विधेयक संसद में लाया गया, दादरा नगर हवेली दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय जो अधिनियम था 2019, उसके अंतर्गत जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे दादरा नगर हवेली दमन और दीव, दोनों का आपस में क्या कर दिया गया दोस्तों, विलय कर दिया गया, दोनों को एक कर दिया गया। और एक करने के पश्चात केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी रह गई, तो आप बताएंगे 9 से 1 घटाकर आप कर देंगे 8 रह गई। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 के अंतर्गत इनके प्रावधानों से संबंधित ये बातें हैं। तो आगे इनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चाएं आएंगी। जैसे हम भाग 1 पढ़ेंगे तो उसमें ये की बात वापस पुनः इसी प्रकार से दोहराई गई है, तो वहाँ इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। पहली अनुसूची का संबंध किससे है, तो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और इसका मतलब आप सीधे तौर पर देखेंगे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी चीज़ें मिलकर 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। उसके बाद में दोस्तों दूसरी अनुसूची आगे आती है, दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची हम देखते हैं आगे। दूसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों, तो हम यहाँ पर इस बात की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दूसरी अनुसूची में उच्च पदाधिकारियों, किसका, उच्च पदाधिकारियों, उच्च पदाधिकारियों के वेतन और कह सकते हैं भत्ते का उल्लेख से संबंधित कह सकते हैं। उच्च पदाधिकारी जो भारत में संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्तों से संबंधित है दूसरी अनुसूची। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि दूसरी अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से पदाधिकारियों के बारे में यहाँ पर विशेष रूप से बातें निर्धारित की गई हैं, कौन कौन सी जो अच्छे पदाधिकारी जिनके वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो वेतन भत्तों उच्च पदाधिकारियों से संबंधित जो अनुसूची है उसका संबंध है दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंध है। अब उच्च पदाधिकारियों में कौन कौन से आ गए, तो यहाँ पर आप देखेंगे उच्च पदाधिकारी कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रपति, कौन कौन है दोस्तों, राष्ट्रपति के बाद में लोकसभा अध्यक्ष, इसके अलावा लोकसभा उपाध्यक्ष, ये बड़े पदाधिकारी हैं जिनके वेतन भत्तों से संबंधित है दूसरी अनुसूची। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। उसके बाद में राज्यसभा सभापति, उसके बाद में उपसभापति, राज्यसभा सभापति, उसके बाद में राज्यसभा उपसभापति। उसके बाद में अगला आएगा दोस्तों जो भारत में एक पद है CAG, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, SC का मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय। उसके बाद में हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उसके बाद में आगे आएंगे राज्यपाल,
राज्य विधानसभा अध्यक्ष, या ये लगाने की जरूरत नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष के अलावा क्या होगा, विधानसभा का उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद का थोड़ी जगह कम है, विधान परिषद का सभापति और इसके अलावा उपसभापति। तो दोस्तों, आपको दूसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पदाधिकारी या उच्च पदाधिकारी हैं उनके जो तथ्य देखने हैं, उनके वेतन भत्ते से संबंधित जो बातें हैं उनको देखना है, तो आपको इन संवैधानिक पदाधिकारियों के बारे में जानकारी रखना जरूरी है दोस्तों। तभी आपको बेहतर समझ में आएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और किसी भी प्रकार से चाहे प्रश्न कैसा भी आए आप आसानी से इस प्रकार का जवाब दे सकेंगे। प्रश्न सीधा नहीं आता है, प्रश्न सीधा आता है निम्न में से किस पदाधिकारी का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे दोस्तों, उपराष्ट्रपति। किसका? उपराष्ट्रपति। मैंने यहाँ पर लिखा है राज्यसभा सभापति, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं लिखा है, तो आप ध्यान देंगे उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं, ये ध्यान रखेंगे। किस पदाधिकारी का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में नहीं है, तो आप क्या बताएंगे? उपराष्ट्रपति। बाकी आपको सभी दिख रहे हैं, क्योंकि भारत में जो राज्यसभा का सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और आपको पता है उपराष्ट्रपति का भारत में वेतन 0 होता है, ठीक है। उसको जो वेतन मिलता है वो किसके रूप में मिलता है? राज्यसभा सभापति के रूप में मिलता है। तो ध्यान देंगे आप विशेष रूप से द्वितीय अनुसूची में उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं है। और कौन कौन से उच्च पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का उल्लेख या वेतन भत्तों से संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है, तो पहला आ जाता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पदाधिकारी होता है। इसके बाद में लोकसभा अध्यक्ष, उसके बाद में लोकसभा का उपाध्यक्ष, ठीक है। उसके बाद में राज्यसभा सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, क्योंकि भारत में जो संसद है उसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा की जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देखते हैं, और राज्यसभा की जो जिम्मेदारी होती है वो सभापति और उपसभापति की। तो इनके बारे में प्रावधान है। उसके बाद में भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो ऑडिट बनाने में दक्ष होता है, कहने का मतलब लेखा विभाग का प्रमुख होता है, तो इसके बारे में प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश भारतवर्ष में कार्य करते हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित बातों का प्रावधान है। उसके बाद में राज्य का सबसे बड़ा जो प्राधिकारी होता है संवैधानिक, वो राज्यपाल होता है, उसके बारे में प्रावधान है। और विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, वही बात जो हमने संसद के सदनों में पढ़ी वो राज्य विधानमंडल में आ जाएंगी। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। ये जो पदाधिकारी हैं वो द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, इनमें उपराष्ट्रपति शामिल नहीं होता है। उसके बाद में दोस्तों आगे जो आता है वो तीसरी अनुसूची। हम यहाँ देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची या तृतीय अनुसूची कह सकते हैं, एक ही बात है। तृतीय अनुसूची ध्यानपूर्वक देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है दोस्तों। उसके बाद में हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं तीसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों। तो वही बात यहाँ पर भी सम्मिलित हो जाती है उच्च पदाधिकारियों
उच्च पदाधिकारियों की शपथ, उच्च पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान से संबंधित। ये विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। उच्च पदाधिकारियों की जो शपथ है उससे संबंधित बात है और ये ध्यान रखेंगे। दूसरी में थी वेतन भत्ते और तीसरी में क्या थी, शपथ। वही बात है, केवल शब्द का ही फर्क है, तो ये आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे दोस्तों। उच्च पदाधिकारियों के शपथ का प्रावधान से संबंधित अनुसूची कौन सी है, तीसरी। इसमें कौन कौन से पदाधिकारी शामिल होते हैं, तो इसमें जो शामिल होंगे वो सांसद, उसके बाद में विधायक, उसके बाद में मंत्री चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, सांसद, विधायक, मंत्री। उसके बाद में आ जाएगा CAG यानी कि एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। उसके बाद में अगला आएगा महान्यायवादी। राज्य में होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, CAG। उसके बाद में न्यायाधीश आ जाएंगे। न्यायाधीश जो चाहे संपूर्ण भारतवर्ष में, जो कहने का मतलब HC और HC के न्यायाधीश, HC यानी सुप्रीम कोर्ट, HC यानी हाई कोर्ट। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा सांसद विधायक के चुनाव लड़ने, सांसद विधायक के चुनाव लड़ने से संबंधित थोड़ा डिफिकल्ट है दोस्तों। सांसद विधायक के चुनाव लड़ने से संबंधित जो उम्मीदवार फोरम होता है, उम्मीदवारी फोरम, उसमें जो शपथ लिखी होती है उसके बारे में भी तीसरी अनुसूची में विशेष रूप से ये बात समाहित की गई है, जो आपको ध्यान में रखनी है और इसकी तरफ कभी भी ध्यान नहीं जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कौन कौन से जो पदाधिकारी हैं उनकी जो शपथ है उसका उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर एक तो आप बता देंगे राष्ट्रपति, इसके अलावा एक बता देंगे आप उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का उल्लेख नहीं। शायद मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तीसरी अनुसूची की शपथ में जो प्रावधान किया गया है वो किन किन पदाधिकारियों के से संबंधित है या उनके लिए किया गया है। तो भारतवर्ष में जो सांसद होते हैं उनकी शपथ का प्रावधान है। जो राज्य विधानसभाओं में जो विधायक होते हैं उनकी शपथ का प्रावधान होता है। जब वो विधायक बन जाते हैं, जब वो सांसद बन जाते हैं उनकी शपथ, जब वो विधायक बन जाते हैं तो उनकी शपथ का प्रावधान, जब वो किसी राज्य या
संघ में मंत्री के रूप में नियुक्त कर लिए जाते हैं, तब उनकी शपथ का प्रावधान। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, इसके अलावा महाधिवक्ता की शपथ। इसके बाद में न्यायाधीश, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो हाई कोर्ट का हो, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का जो प्रावधान है वो किस अनुसूची में समाहित है, अंतर्निहित है, तो बताएंगे तीसरी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, ऊपर वाली आप लोगों के सभी के ध्यान में रह जाएगी। नीचे वाली जो बात है वो यही है, सांसद विधायक के चुनाव लड़ने से संबंधित उम्मीदवारी फोरम में आने वाली शपथ। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी शपथ होती है। जब यहाँ हम देख रहे हैं कोई भी व्यक्ति अगर सांसद बन जाता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है बाकायदा, जो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, जो लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर होता है, राज्यसभा में सभापति होता है, उसके द्वारा विधायक को जो शपथ दिलाई जाती है, वही प्रक्रिया सेम राज्य विधानमंडल में होती है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, वो इनको शपथ दिलाता है। तो ये जब चुनाव जीत जाते हैं, इनका निर्वाचन हो जाता है, तब इनकी शपथ होती है। ठीक है, और जब किसी व्यक्ति को, इन्हीं में से किसी व्यक्ति को मंत्री बना दिया जाता है तो उसकी शपथ होती है। सेम वही बात यहाँ है सांसद विधायक। तो सांसद और विधायक जब चुनाव लड़ते हैं तो कहने का मतलब उम्मीदवार के रूप में जब वो चुनाव में खड़े होते हैं तो उम्मीदवारी फोरम में शपथ आती है। उम्मीदवारी फोरम में क्या आती है दोस्तों, एक शपथ का प्रारूप आता है, उसको भरना पड़ता है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर इस पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है उसको अनिवार्य रूप से ये शपथ यहाँ पर लेनी होती है। कभी भी देख लेना, जैसे दोस्तों आप लोग किसी भी पद के लिए, किसी भी नियोजन के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आजकल तो ऑनलाइन है दोस्तों, ऑनलाइन में भी इंग्लिश में वर्तमान में आपको नीचे जब आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पर आपको शपथ मिलेगी और आपको बाकायदा वहाँ पर सिग्नेचर करने होते हैं कि मैं घोषणा करता हूँ कि इसमें जो दी गई जो भी बातें हैं, जो भी तथ्य हैं, मेरी नज़र में पूरी तरह से सही हैं, कोई भी तथ्य मैंने छुपाया नहीं है, जो बातें हैं वो सारी सच से लिखी हैं। अगर फिर भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रहती है तो इसके समकक्ष अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो उसका जिम्मेदार मैं स्वयं रहूँगा। वो शपथ होती है। ठीक उसी प्रकार की शपथ इनके उम्मीदवारी फोरम में भी होती है, जिसका उल्लेख किया गया है कौन सी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, कौन से पदाधिकारियों का उल्लेख नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति, किसका उल्लेख नहीं किया गया है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनकी शपथ का प्रारूप अलग से है। जब हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो इनकी शपथ के बारे में जानकारी आएगी अनुच्छेद 60 में। कहाँ आएगी, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बातें बताई गई हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद जब हम पढ़ेंगे 69 यानी 69, तो उसमें उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में, और राज्यपाल जब हम पढ़ेंगे तो जो आर्टिकल है 159 यानी 159, उसमें इनकी शपथ के बारे में बातें बताई गई हैं। तो इन पदाधिकारियों का उल्लेख संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। किन किन का उल्लेख है जो मैंने आपको क्रमबद्ध रूप से बता दिया है, विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों। मेरे ख्याल से आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे दूसरी और तीसरी अनुसूची। उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो आती है आपकी चौथी अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। तो चतुर्थ अनुसूची का संबंध किससे है, चतुर्थ अनुसूची, इसमें क्या प्रावधान है, तो चतुर्थ अनुसूची में आप बता देंगे राज्यसभा में
निर्वाचित सीटों का आवंटन, निर्वाचित सीटों का आवंटन। ठीक है दोस्तों, देखिए राज्यसभा में निर्वाचित सीटों का आवंटन। अब राज्यसभा में जो सीट होती है, कुल सीट, उदाहरण बता देता हूं मैं, कुल सीट होती हैं कितनी, 245। अधिकतम हो सकती हैं कितनी, 250, लेकिन वर्तमान में है अधिकतम 250। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में कुल सीट है राज्यसभा में 245। अब 245 का हम विखंडन करेंगे तो किस प्रकार से आएंगी, इनमें 233 तो आती है कहाँ से, राज्यों से, और 12 कहाँ से आते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ये जब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 80, अस्सी 3 में, तो ये बातें आप शायद समझ रहे होंगे दोस्तों। राज्यसभा में वर्तमान में कुल सीटें 245 हैं। अधिकतम सदस्य संख्या या अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है कितनी, 250, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हालांकि 250 लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिखा हुआ है कि 238 राज्यों से, और 12 सदस्य कहाँ से आएंगे, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। वही कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा का जो लंबा अनुभव रहा हो, जिसके माध्यम से उन्होंने देश का मान या गौरव बढ़ाया हो, ऐसे ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। 233 आ गए राज्यों से और 12 कहाँ से आ गए, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो कुल कितने हो गए, 245। हालांकि इसमें 233 में से वर्तमान में जो 4 आ रहे हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से आ रहे हैं, 3 दिल्ली से, 1 पुडुचेरी से। तो 229 + 4 कह सकते हैं इसको। 229 तो आ रहे हैं कहाँ से, राज्यों से, और 4 कहाँ से आ रहे हैं, केंद्र शासित प्रदेशों से, 3 दिल्ली और 1 पुडुचेरी से। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों से कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा है, क्योंकि उनकी जो भूभाग है, उनकी जनसंख्या है, वो काफ़ी न्यून है इस दृष्टिकोण से, और वहाँ पर विधानसभा भी नहीं है। अब जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, तो लद्दाख से तो कोई व्यक्ति राज्यसभा में आएगा नहीं, लोकसभा में जरूर एक व्यक्ति आएगा, और एक सदस्य वहाँ से, कहने का मतलब लोकसभा में आएगा। 4 सदस्य आएंगे राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से, लेकिन हालांकि अभी उसका कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं किया गया है, तो फिलहाल आप इतना ही ध्यान में रखें। तो दोस्तों आप ध्यान रख रहे होंगे यहाँ पर, जो ये जो व्यक्ति होते हैं, ये होते हैं निर्वाचित। ये क्या होते हैं, निर्वाचित। ठीक है, और ये जो व्यक्ति होते हैं, आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, निर्वाचित सीटों की। ठीक है, तो निर्वाचित की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही कहती है चौथी अनुसूची कि राज्यसभा में निर्वाचित जो सीटें हैं, उसका आवंटन किस प्रकार से होगा, ये निर्धारण किया गया है। अब प्रत्येक राज्य की जनसंख्या मतलब असमान है। कई राज्यों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, 20-21 करोड़। उत्तर प्रदेश उदाहरण देखिए आप, और हमारा राजस्थान 6,86,81,012 जो आप देख रहे हैं। बहुत से जो राज्य हैं उनकी जनसंख्या और भी कम है। तो वहाँ पर क्या है, जिस प्रकार से जनसंख्या अधिक है, उसी प्रकार से सीटों का आवंटन किया गया है।
जनसंख्या न्यून है उसी प्रकार से सीटों का आवंटन किया गया है। तो देखिए इनमें भी राज्यों में जो सर्वाधिक आती हैं वो कहाँ से आती हैं, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से। कहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। 31, कितने, 31 आते हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र से आते हैं 19, उसके बाद में तमिलनाडु से 18, तमिलनाडु से 18। और भी दोस्तों अगर आप देखना चाहें, उत्तर प्रदेश से 31, महाराष्ट्र से 19, तमिलनाडु से 18 आते हैं, पश्चिम बंगाल और बिहार से दोनों राज्यों से प्रत्येक से 16-16 आते हैं, कर्नाटक से 12 आते हैं। 3 राज्य ऐसे हैं जहां से निर्वाचित सीटों की संख्या 11-11 है, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा हमारा राजस्थान है, यहाँ से 10 सीटें हैं राज्यसभा की। राजस्थान के साथ ही उड़ीसा भी है, वहाँ भी 10 सीटें हैं राज्यसभा की। केरल से 9 हैं, पंजाब, असम, तेलंगाना 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ से 7-7 सीटों का प्रावधान है, ठीक है। इस प्रकार से कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर, कहने का मतलब, प्रत्येक से 1-1 सीट का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के जो 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं 7 राज्य, उनमें असम को छोड़कर बाकी जो 6 राज्य हैं वहाँ से प्रत्येक से 1-1 सदस्य राज्यसभा में आ रहा है। गोवा, सिक्किम, यहाँ से भी 1-1 सदस्य राज्यसभा में आ रहा है। तो इस प्रकार से राज्यों का जो निर्वाचित सीटें हैं उसका आवंटन किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये बात भी आप मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए होंगे। चौथी अनुसूची का संबंध किससे है, राज्यसभा में निर्वाचित सीटें। बस यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज बदलती है, राज्यसभा में सभी सीटों का निर्वाचन, राज्यसभा में सभी सीटों का निर्वाचन। सभी में तो आपको पता है 245 आ गई और इसमें मनोनीत भी आ गए, ये शामिल नहीं होते हैं दोस्तों। केवल कौन से होते हैं, 233 ये स्थानों का आवंटन है जो केवल निर्वाचित हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे पांचवी अनुसूची। अब कौन सी आएगी, पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची और उसके बाद में हम छठवीं अनुसूची दोनों क्रम में ही पढ़ेंगे। छठी अनुसूची, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची दोनों आप क्रमबद्ध रूप से देख लेंगे, ताकि विशेष रूप से जो भी इसमें कौन सी बातें ऐसी हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है पांचवी और छठी में, क्योंकि इनका संबंध किससे है। तो यहाँ पर इनका संबंध देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित। और यही बात यहाँ भी लागू हो जाती है, सेम यही बात यहीं पर लिख दीजिए। अनुसूचित क्षेत्रों, फर्क क्या है मैं समझाऊंगा आपको। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों, जिसको आप लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहते हैं, एसटी, उसके बारे में। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित। अब फर्क क्या है यही हमें देखना है।
दोनों का फर्क अगर कंपैरिजन में देखेंगे तो आसानी से आपको ध्यान में आ जाएगा। 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियां हैं उनके प्रशासन का जो उल्लेख किया गया है वो किस बात से है, देखिए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर SC शेड्यूल कास्ट का उल्लेख नहीं है, जिसे हम अनुसूचित जाति कहते हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तब सीधा बोलते हैं सर SC ST गलत है दोस्तों। 5वीं और 6वीं अनुसूची का संबंध SC ST से नहीं, केवल किससे है, ST से है, अनुसूचित जनजाति से इसका संबंध है। दोनों जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है उसका। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखिए ऐसे क्षेत्र जहां मुख्य धारा के लोग अधिक रहते हों, जहां मुख्य धारा के लोग अधिक रहते हों, कहने का मतलब जो जनजातियां हैं इसके अलावा जो मुख्य समाज की मुख्य धारा है, समाज से जुड़े हुए जो मध्यम वर्ग के ज्यादा लोग अधिक से अधिक संख्या में रहते हों। इसमें क्या है, ऐसे क्षेत्र जहां मुख्य धारा के लोगों की संख्या न्यून हो, के लोगों की संख्या न्यून हो, न्यून का मतलब कम हो, ठीक है। यहां तो मुख्य धारा के लोग ज्यादा हैं, इसमें मुख्य धारा के लोग क्या हैं, कम हैं। और ऐसे क्षेत्रों में जनजातियां, ऐसे क्षेत्रों में जनजातियां भी रहती हूं, जिनके पास अपनी विशिष्ट संस्कृति, जिनके पास अपनी विशिष्ट संस्कृति और कानून होते हैं। शायद दोस्तों समझ रहे होंगे धीरे धीरे बातें। ऐसे क्षेत्र जहां मुख्य धारा के लोग ज्यादा रहते हों, हमारे जैसे जो भी बंधु बांधव हैं, कहने का मतलब मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा रहते हों, और ऐसे क्षेत्रों में जहां मुख्य धारा के लोग ज्यादा रहते हैं वहां जनजातियां भी रहती हों, और ऐसी जनजातियां जिनके पास अपनी विशिष्ट संस्कृति, खास संस्कृति, रहवास, अधिवास और अपने विशिष्ट कानून होते हों, ठीक है। तो उन क्षेत्रों का जो संबंध है वो कौन सी अनुसूची, तो आप बताएंगे 5वीं अनुसूची से। यहाँ क्या है दोस्तों, ऐसे क्षेत्र जहां मुख्य धारा के लोगों की संख्या न्यून हो, कम हो, और जहां जनजातीय लोगों की बड़ी आबादी, जनजातीय लोगों की बड़ी आबादी या संख्या कह सकते हैं, रहती हो। कंपैरिजन में पढ़ेंगे, दोनों अच्छे से समझ में आएगी, कभी नहीं भूलेंगे। 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन से है। वही बात अनुसूची नंबर 6 में है, लेकिन फर्क क्या है, 5वीं अनुसूची में ये लिखा हुआ है कि ऐसे क्षेत्र जहां मुख्य धारा के लोग ज्यादा रहते हों और ऐसे क्षेत्रों में जनजातियां भी रहती हों, ऐसी जनजातियां जिनके अपने विशिष्ट संस्कृति और विशिष्ट कानून हो।
इसके अलावा छठी में लिखा हुआ है ऐसे क्षेत्र है जहां मुख्य धारा के लोगों की संख्या कम हो, इसमें ज्यादा इसमें कम, जहां जनजातीय लोगों की बड़ी संख्या रहती हो। यहाँ पर जनजातीय लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसमें जनजातीय लोगों की संख्या क्या थी, कम थी। ठीक है, छठी अनुसूची में ऐसे जो कहने का मतलब जो राज्य हैं कौन कौन से हैं, तो विशेष प्रावधान किया गया है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के लिए विशेष प्रावधान है। कौन सी अनुसूची में, छठवीं अनुसूची में दोस्तों। यह आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। कौन सी अनुसूची में, छठवीं अनुसूची में। क्यों किया गया है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जनजातीय लोगों की बड़ी आबादी निवास करती है। ठीक है, ये 4 राज्य आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। और यहाँ इन क्षेत्रों के लिए यहाँ जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं उसको विशेषाधिकार प्राप्त है। उसको क्या प्राप्त है, विशेषाधिकार। ठीक है, या कह सकते हैं सविवेकीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। इन क्षेत्रों के लिए यहाँ का जो राज्य का राज्यपाल होगा वो अपने विवेक से, अपने विशेषाधिकार से इन क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ये बातें हैं कौन सी अनुसूची से संबंधित, छठवीं अनुसूची से संबंधित है। उसके बाद में दोस्तों 5वीं अनुसूची में हम देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल। जब हमारी संविधान का निर्माण कर रही थी, उसी समय जब अनुसूचियों का निर्माण किया जा रहा था, अनुसूचियां निर्धारित की जा रही थी। 5वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के जो भी प्रशासन है उसके बारे में जब प्रावधान किए जा रहे थे, तो मध्य प्रांत से एक हमारी संविधान सभा के सदस्य थे जयपाल सिंह जी। क्या नाम था दोस्तों, जयपाल सिंह जी। ठीक है, ये आदिवासी समुदाय से ही थे और तत्कालीन समय में हमारे भारत में हॉकी के बहुत ही शानदार खिलाड़ी हुआ करते थे जयपाल सिंह जी। तो इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि भारतीय संविधान में जो जनजातियां हैं, ऐसे समुदाय हैं जो मुख्य धारा से अलग थलग रहते हैं, समाज में हाशिए पर रहते हैं, तो उनको सामाजिक कहने का मतलब समाज से जोड़ने हेतु, उनकी विशिष्ट संस्कृति को पहचान दिलाने हेतु उनको संविधान में विशेष रूप से महत्व दिया जाना चाहिए। तो उन्हीं से संबंधित है 5वीं और 6वीं अनुसूची। ये देन है किसकी, जयपाल सिंह की। ठीक है, अब देखिए 5वीं जो अनुसूची है इसमें किस प्रकार से, अगर कोई भी आप कहेंगे अनुसूची क्षेत्र कैसे, कौन सा क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियां समझ सकते हैं आप लोग, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र कैसे, तो इसके लिए एग्जाम्पल में आप देखेंगे, हम राजस्थान का उदाहरण लेते हैं। राजस्थान में आपने नाम सुना होगा टीएसपी क्षेत्र का नाम सुना होगा। इसका मतलब होता है ट्राइब्स सब प्लान। ट्राइब्स सब प्लान इसका मतलब होता है जनजातीय उप योजना। तो राजस्थान में 1981 में टीएसपी के अंतर्गत पहली बार निर्धारित किया गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये लीजिए, अब ये निर्धारित करने का काम कौन करता है, तो आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इसके लिए क्या जारी करता है दोस्तों, अधिसूचना।
ठीक है। राष्ट्रपति क्या जारी करता है? अधिसूचना जारी करता है, और यह अधिसूचना संबंधित राज्य की जो विधानमंडल होती है वो कहने का मतलब अनुशंसा करती है, और उस अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित कर सकता है। ठीक है, इसके लिए अधिसूचना जारी करता है कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति ने पहली बार राजस्थान में टीएसपी के अंतर्गत 1981 में कौन से क्षेत्रों को शामिल किया? डूंगरपुर, बांसवाड़ा को शामिल किया। और हाल ही में 2018 में आप ध्यान रखेंगे दक्षिणी उदयपुर विशेष बात है दोस्तों, करंट में ज़्यादा पूछा जाता है। 2018 में दक्षिणी उदयपुर, पूर्वी सिरोही का जो इलाका था उसको भी टीएसपी के अंतर्गत शामिल किया गया है। दक्षिण पूर्वी पाली का क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? टीएसपी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा पहले से निर्धारित है राजसमंद प्रतापगढ़ का जो कुछ भाग है वो भी टीएसपी के अंतर्गत ही आता है। समझ गए होंगे दोस्तों मेरे ख्याल से अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया है तो पुनः समझा देता हूँ, शायद नहीं समझ में आया होगा जहाँ तक मैं कल्पना कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार कोई चीज़ देखते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है दोस्तों। यहाँ देखिए आप, 5वीं और 6वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित हैं दोनों ही। फर्क क्या है देखिए, यहाँ 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ मुख्य धारा के लोग ज़्यादा रहते हों, उन क्षेत्रों में जनजातियाँ भी रहती हों, और उन जनजातियों में उनके पास अपनी विशिष्ट संस्कृति और कानून होते हों। यहाँ इसका उल्टा है, ऐसे क्षेत्र जहाँ मुख्य धारा के लोग कम हो और जनजातीय लोगों की बड़ी आबादी हो, ठीक है, बड़ी संख्या रहती हो, तो वो 5वीं और 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आ सकते हैं। फर्क इतना ही है, 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 4 राज्य हैं, क्या नाम है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, और इसके लिए राज्यपाल को शक्तियां दी गई हैं, विशेषाधिकार, सविवेकीय शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक इसी प्रकार से 5वीं अनुसूची का उदाहरण हम देखें तो हमारी संविधान सभा के एक सदस्य जयपाल सिंह जी, इन्होंने जनजातीय लोगों को मुख्य धारा में लाने हेतु, इनकी संस्कृति को पहचान दिलाने हेतु, इनसे संबंधित जो बातें थी इसको संविधान में स्थान देने हेतु, इनके बारे में प्रावधान करने के लिए, इनके बारे में कहने का मतलब अन्य सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये बात कही कि इन लोगों को भी समाज की मुख्य धारा में लाना चाहिए। तो इन्हीं की मांग पर फिर आगे 5वीं अनुसूची संविधान में समाहित की गई। और उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे राजस्थान में टीएसपी क्षेत्र है, ट्राइब्स ऑफ लैंड, जिसको जनजातीय उपयोजना कहा जाता है। तो पहली बार किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है। पहली बार राष्ट्रपति ने 1981 में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को किसका दर्जा दिया? टीएसपी क्षेत्र का, यानी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा दिया, ट्राइब्स ऑफ लैंड का दर्जा दिया। इनके लिए कहने का मतलब सरकार की कुछ विशिष्ट योजनाएं होती हैं ताकि इन क्षेत्रों का उत्थान किया जा सके, इन क्षेत्रों को अलग से पहचान दिलाई जाए। ठीक है, और 2018 में टीएसपी के अंतर्गत दक्षिणी उदयपुर का क्षेत्र, पूर्वी सिरोही का जो पिंडवाड़ा वगैरह का क्षेत्र है उसको, दक्षिण पूर्वी पाली का क्षेत्र, इसको भी टीएसपी के अंतर्गत समाहित किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी करके। तो शायद मेरे ख्याल से आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, 5वीं और 6वीं अनुसूची। उसके बाद में दोस्तों आगे आती है आपकी 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में आप ध्यान रखेंगे संघ और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन है। 7वीं अनुसूची
क्या है इसमें प्रावधान? संघ और राज्यों के मध्य विषयों का विभाजन। ठीक है, जब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 आएगा तब उसके बारे में और डिटेल में बातें आएंगी। और विभाजन के लिए आपको पता है 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई हैं, और वो 3 प्रकार की सूचियां कौन कौन सी हैं तो आप ध्यान देंगे। पहली आती है संघ सूची, संघ सूची। दूसरी आती है राज्य सूची, और तीसरी आती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। संघ और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है कौन सी अनुसूची में? 7वीं अनुसूची। यानी 7वीं अनुसूची का संबंध किससे? सूचियों से। और सूचियां कितनी हैं? 3 प्रकार की, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी जो विषय इनके अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार। किसको है दोस्तों? संघ सरकार को। आसानी से ध्यान में रह जाएगा। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार यानी केंद्र सरकार को, और यहाँ राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार यह है राज्य सरकार को, राज्य सरकार। और यहाँ कानून बनाने का अधिकार जो समवर्ती सूची है इसमें कानून बनाने का अधिकार तो यहाँ आप बता देंगे संघ राज्य दोनों को। ठीक है, लेकिन विवाद होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य, केंद्र सरकार का कानून क्या होता है? मान्य होता है। समझ रहे होंगे दोस्तों आराम से। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ और राज्यों के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। 3 सूचियां निर्धारित की गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों सरकारों को है। लेकिन दोनों सरकारों के मध्य किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी विषय को लेकर, तो उस विषय पर अंतिम जो निर्णय होगा वो किसका मान्य होगा? केंद्र सरकार का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? मूल संविधान में विषय आप बता देंगे 97। कितने थे? 97 विषय। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 100। वर्तमान में 100 विषय हैं संघ सूची में। ठीक है, 100वां सेवा कर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। राज्य सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे? मूल संविधान में 66। कितने थे? 66। और वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में है 61। ठीक है, और इनमें से आपको दिख रहा है दोस्तों 5 विषय। कितने विषय? 5 विषय कौन सी सूची में समाहित कर दिए गए? समवर्ती सूची में। और ये कब किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे 42वां संविधान संशोधन। कब किया गया दोस्तों? 42वां संविधान
संशोधन, उन्नीस सौ छिहत्तर द्वारा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को किसमें शामिल कर दिया गया? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। और इसमें जो मूल संविधान में विषय थे वो थे 47। मूल संविधान में कितने थे? 47। और वर्तमान में 5 और जुड़ गए 1976 में, तो आप बता देंगे कितने हो गए? 52। इसमें से 5 निकल गए, राज्य सूची समवर्ती में चले गए, 47 में से 5 जुड़ गए, कितने हो गए? 52 हो गए दोस्तों, ठीक है। अब कौन कौन से, तो उदाहरण आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऐसे कौन से विषय हैं जो संघ सूची में, तो यहाँ पर सबसे पहले रक्षा, संचार, बैंकिंग, जो जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। आयकर, इसके अलावा नेशनल हाईवेज, विदेश नीति, विदेशी व्यापार, इसके अलावा बंदरगाह वगैरह, सीमा की सुरक्षा वगैरह, ठीक है, काफ़ी हैं। यहाँ आप कोई भी, अगर मेरा दोस्त फोर्स की एग्ज़ाम दे रहा है तो ये भी बात ध्यान रख लेगा, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम आने वाली है दिल्ली पुलिस की, वो भी ध्यान रखेगा। तो संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, तो इसमें जो बड़े विषय होते हैं अमूमन जिनके ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है, रक्षा से संबंधित संचार, बैंकिंग, रेल, आयकर, नेशनल हाईवेज, विदेश नीति, विदेशी व्यापार, बंदरगाह है, दिल्ली पुलिस, ऐसे जो विषय हैं वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का और अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का ही होता है। इसके जो विषय होते हैं राज्य सूची के, इसके विषय आप बता देंगे कौन कौन से हैं, तो लोक स्वास्थ्य, कृषि, कृषि के अलावा भूमि के अलावा सहकारिता, पुलिस, सब राज्य की पुलिस अलग होती है, दिल्ली पुलिस और जो चंडीगढ़ पुलिस, पुडुचेरी, ये जो होते हैं वो तो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं भाई। बाकी अन्य राज्य जो साधारण राज्य हैं उनकी पुलिस अलग होती है। 28 राज्य हैं, तो जैसे राजस्थान पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, इसके अलावा पंजाब पुलिस है, इसके अलावा आप बता देंगे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जो पुलिस आती हैं प्रत्येक राज्य की अलग अलग होती है और उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार संबंधित राज्य को ही होता है। उसके बाद में शराब भी किसके क्षेत्र में आती है? राज्य के क्षेत्र में ही आती है, तो राज्य इनके ऊपर अपनी आबकारी जो नीतियां होता है वो जारी करता है। इसके अलावा आप बता देंगे, ध्यान देंगे यहाँ पर कारागार, जेल वगैरह जिसको कहा जाता है, जेल, ये सारे विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इनके ऊपर राज्य सरकार का कानून मान्य होता है। और उसके पश्चात यहाँ कौन से विषय आएंगे समवर्ती सूची में, तो मुख्य रूप से 5 विषय आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में जिसको जोड़ा गया। और ये 5 कौन कौन से हैं, तो शिक्षा, वन, मापतोल प्रक्रिया, इसके अलावा सजा की प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया, और जनसंख्या नियंत्रण। ये 5 विषय ऐसे हैं जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के विषयों से हटाकर समवर्ती सूची के विषयों में समाहित कर दिए गए, ठीक है।
यहाँ पर एक विषय और ध्यान रखेंगे दोस्तों, जनगणना। जनगणना ये भी संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेहतर समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसके ऊपर अपना विशेष फोकस करेंगे, ताकि आपको समझने के दृष्टिकोण से काफ़ी आसानी हो। एक दो बार देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा दोस्तों। अभी की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे।